हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ये एक वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से डायरेक्टली आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। सबसे पहले हम लोग इसके शुरू के जो 20 एमसीक्यू हैं यानी 20 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होता है। ओएमआर शीट कैसी होती है? देखो यहाँ मैंने कल ही ओएमआर शीट पे वीडियो बनाया था। ये यूपी बोर्ड की ओएमआर शीट है। हालांकि 2023 में ये जारी की गई थी ओएमआर शीट, ठीक है, लेकिन 2024 में भी सेम टू सेम यही ओएमआर शीट रहने वाली है। तो इसमें कैसे चीज़ों को भरना है, क्या क्या भरना है, इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लगभग 17 मिनट का बना दिया है। उस वीडियो को आप देख लेना। ओएमआर शीट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बाकी आपको देखो यहाँ पे जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनके लिए यहाँ भरने का ऑप्शन है। जैसे फर्स्ट का मान लो बी ऑप्शन चाहिए तो बी का भरना है, मतलब बी को यहाँ गोला रंग देना है। और सेकेंड का सी सही है तो यहाँ सी वाले को रंग देना है। इसी तरह रंगते रंगते यहाँ पे 20 आपको क्वेश्चन को रंग देना है। और साथ ही यहाँ पे आपको उत्तर भी लिखना है। यहाँ पे मतलब ऊपर तो यहाँ पे आपको रंगना है गोला, और यहाँ फर्स्ट का जो आंसर सही है जिसमें मतलब जैसे ये आंसर, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका मान लो ये बी वाला ऑप्शन सही है तो यहाँ आपको नीचे आपको बी लिखना भी होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये मार्कशीट कैसे भरा जाता है इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, तो इसलिए इसको मैं साइड रखता हूँ। उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर देख लेना कोई मार्कशीट कैसे भरा जाता है, ठीक है। बाकी चलो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप लोग पार्ट ए के अंतर्गत जो 20 एमसीक्यू आएंगे उनको चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पहला एमसीक्यू इंग्लिश में आप जानते हो कि कैसा रहेगा? पैसेज बेस्ड रहेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, यानी पहला, दूसरा और तीसरा जो एमसीक्यू रहेगा उसके लिए यहाँ पे एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक है। और इस पैसेज को पढ़कर आपको प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का आपको उत्तर देना होगा। और ये जो पैसेज होगा अनसीन पैसेज, इसको एक तरह से मतलब ये आपका बुक से नहीं होगा, कहीं भी बाहर से ये हो सकता है, ठीक है। देखो ये आपका पैसेज है। यहाँ आकर इधर इसको थोड़ा मैं मोड़ लेता हूँ। इधर आकर देखो यहाँ पे ये पैसेज खत्म हो रहा है, और इसी पैसेज से रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो हम लोग पहले पैसेज को पढ़ते हैं और इस प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि मतलब जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। तो थोड़ा पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, ओके, मतलब एक ओल्ड मैन मतलब रहता था कैसा? डिस्ट्रेस्ड, मतलब एक तरह से दुखी बोल सकते हैं। बिकॉज क्योंकि, अब यहाँ चार ठे ऑप्शन है कि हिज सन्स क्वेरल्ड समथिंग, सॉरी, समटाइम्स विथ हिम, या हिज सन्स क्वेरल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, या हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर मीन्स एक दूसरे के साथ, एंड डी है कि हिज सन्स डिड नॉट क्वेरल। अब ये चार ठे ऑप्शन है। तो यहाँ से भी आप आंसर मोरल तरीके से ये निकाल सकते हो कि भाई वो आपस में लड़ते थे। ये सी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन हम लोग पैसेज अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या यह सही है, बिल्कुल। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड। एक ओल्ड मैन जो था, मतलब बूढ़ा आदमी, वो डिस्ट्रेस्ड रहता था। 1 मिनट, मैं मोबाइल को थोड़ा कैमरे को बंद कर दूं, 1 मिनट। चलो यार, ओके, ये हो गया। ओके, ये है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस, मतलब जो बूढ़ा आदमी था वो डिस्ट्रेस रहता था। इट मीन्स ही वाज, मतलब इट मीन्स मतलब इसका मतलब है कि ही वाज, वह था। कैसा था भाई? भाई डिस्ट्रेस था यानी दुखी था भाई। उसके मतलब संस झगड़ेंगे तो वो दुखी ही होगा ना। तो ये सैड इसका आंसर हो सकता है। देखो हम बिना पैसेज पढ़े हुए इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल एकदम पैसेज है। विच वर्ड इन पैसेज अपोजिट ऑफ वीक? वीक का तो अपोजिट स्ट्रांग होता है, लेकिन पैसेज में क्या दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। बाकी ये 3 ठे ऑप्शन दिया गया है। अब थोड़ा हम लोग पैसेज पढ़ रहे हैं और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे पैसेज क्या है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, मतलब एक ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी था वो डिस्ट्रेस रहता था। डिस्ट्रेस मीन्स एक तरह से हम दुखी बोल सकते हैं। बिकॉज क्योंकि हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिल गया कि उसके जो सन थे आपस में झगड़ते थे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस बिकॉज, तो 4 ठे ऑप्शन था। तो इसमें से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पैसेज में साफ साफ लिखा है कि हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, यानी एक दूसरे से क्या करते थे? क्वेरल्ड, यानी झगड़ा करते थे, सिंपल। ठीक है, तो फर्स्ट का ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद
यहाँ पे देखो आगे हम लोग चलते हैं। और भाई एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, मतलब दुखी रहता था। तो इस सेकेंड का भी यहीं से आंसर आप यहाँ से पकड़ सकते हो कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, मतलब एक ओल्ड मैन था वो डिस्ट्रेस्ड रहता था। इट मीन्स मतलब इसका मतलब है ही वाज की वह हैप्पी रहता था, हेल्पफुल रहता था, एंग्री रहता था, ये सैड रहता था। तो भाई सैड रहता था, सिंपल, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद वीक का अपोजिट, भाई ये तो सीधे सीधे स्ट्रांग हो जाएगा, ये डिस्ट्रेस्ड होगा नहीं, क्वेरल्ड होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो आगे थोड़ा हम लोग इसको पैसेज को पढ़ लेते हैं। हालांकि अब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सारे प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, इसलिए वह क्या था, दुखी था। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम, वह उनको बुलाया, ठीक है। एंड सोड, सो देम, और उनको मतलब दिखाया। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, मतलब अच्छा इसका मतलब कोई वो कहानी है, जैसे यहाँ पे ये बूढ़ा आदमी वो बंडल ऑफ स्टिक, मतलब एक स्टिक को मतलब तोड़ने को बोलेगा तो आसानी से टूट जाएगा, और साथ कई स्टिक्स होंगे तो नहीं टूटेंगे। हाँ, हो सकता है यही इसमें कहानी है। तो ये तो इसके बारे में सब लोग जानते हो। चलो मैं छोड़ देता हूँ इसको, मतलब पढ़ना आगे, इसको समझाना आसान है, काफ़ी आसान है पैसेज, हमने आंसर तीनों का ढूंढ लिया। ठीक है, तो चलो तीनों का हमने ढूंढ लिया तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक जो होगा, ठीक है, वो आपका मतलब एक तरह से ग्रामर बेस्ड होगा। ग्रामर में इसमें आपका पार्ट ऑफ स्पीच से प्रश्न हो सकता है, टेंस से रिलेटेड हो सकता है, आर्टिकल से भी हो सकता है, और उसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच में खासकर एडजेक्टिव से भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न आपका देखो यहाँ टेंस से रिलेटेड है, क्या है कि हिज फ्रेंड डॉट 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 बिफोर ही रीच्ड देयर। ओके, मतलब हिज फ्रेंड बिफोर ही रिच देयर, मतलब कहने का मतलब कि उसके दोस्त बिफोर ही रिच, मतलब उसके पहुंचने से पहले ही पहुंच चुके थे। तो यहाँ क्या होगा, हैड गान यूज होगा। देखो आपने ऐसा टेंस पढ़ा होगा कि मतलब राम के मतलब राम के स्टेशन पहुंचने से पहले श्याम स्टेशन पहुंच चुका था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टेंसेस में ना पहुंच चुका था, जो मतलब आपका दो टेंसेज यूज होता है, एक तो पास्ट परफेक्ट होता है और एक पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट को पहले बनाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट को बाद में बनाते हैं। तो हिज फ्रेंड और हैड गॉन यहाँ पे हो जाएगा हैड गॉन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और बिफोर ही रिच्ड, देखो यहाँ सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक, तो ऐसे टेंस में कि उसके आने से पहले वह पहुंच चुका था, ठीक है, या उसके जाने से पहले वह वहाँ पहुंच चुका था, ऐसे टेंसेस में सबसे पहले मतलब पहला टेंस होगा आपका परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद इधर जो यूज होगा टेंस वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। सिंपल, ये मतलब इसको करने का एक तरीका होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप आगे चलोगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत मतलब खतरनाक खतरनाक कॉमन एरर से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। बाकी यहाँ हैड गॉन होगा। ठीक, चलो इसके बाद पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। भाई पांचवा प्रश्न क्या है कि इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। ओके, मतलब आप अब मतलब ज़्यादा नहीं जानना चाहते हो एक तरह से, तो यू आर आप हो, क्या हो, सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री ऐसा कोई मतलब नहीं इसका, सेटिस्फाइंग या डिससेटिस्फाइड या सेटिस्फाइड, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेटिस्फाइड। भाई आप कुछ जानने की इच्छा नहीं रख रहे हो, मतलब आप सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और आप काफ़ी उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हो, आप जानने की इच्छा रख रहे हो, तो आपको क्यूरियस बोला जाता है कि आप क्यूरियस हो। ठीक है, और अगर जानने की कुछ इच्छा नहीं रख रहे हो तो आप सेटिस्फाइड हो भाई, क्योंकि संतुष्ट हो पूरी तरह से। चलो, तो ये आप पांचवे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बाकी मैं आपको करा भी दूंगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर जो प्रश्न है देखो ये आपका रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर मेक मीनिंगफुल। ओके, मतलब यहाँ पे ये एक आपका टेंस दिया है, इसको आपको रीअरेंज कर कर एक मीनिंगफुल क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। चलो इसको हम लोग अरेंज करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सी हैज फ्राम, भाई देखो पहला तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा, सी हैज फ्राम देम अमनी, पढ़ने से ही आपको पता चल जा रहा है। हैज सी, भाई हैज पहले ही वर्ब, ये तो गलत हो जाएगा। हैज सी मतलब हैज सी देम फ्राम बाय, मतलब ये गलत, बिल्कुल गलत। उसके बाद सी है कि बोरोड हैज सी, बिल्कुल गलत। ओके, मतलब 3 ऑप्शन गलत, तो चौथा बिल्कुल राइट होगा, यही होगा। और इसको पढ़ो, सी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, बिल्कुल पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो चलो ये रहा आपका ये डी वाला ऑप्शन सही, प्रश्न संख्या 6 का। सातवां देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7वां क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड
इज मिस स्पेल्ड। ओके, इसमें से हमें मिस स्पेल्ड यानी गलत शब्द छांटना है। देखो मिस स्पेल्ड यानी गलत शब्द, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ गलत पहला ये, क्योंकि यहाँ IMPORTANT होता है और TE लिखा है। स्पेलिंग क्या होती है? IMPORTANT होता है, यहाँ पे ई लिखा है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन ही छांटना था। बाकी इंपॉर्टेंस सही है, इम्पॉसिबल भी सही है और इम्पैक्ट भी सही है, ये तीनों आपके सही है। लेकिन हमें गलत छांटना था, तो गलत ही है, तो ऑप्शन हम लोग का ये सही हो जाएगा। ठीक, आप 7वें का ए पे आप लोग रंगोगे गोला। क्लियर है? चलो उसके बाद 8वां। ओके, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड प्रश्न है। ये आपका फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूट डॉट डॉट दोज 5 बॉयज। ओके, यहाँ पे ये इन भराएगा कि बिटवीन भराएगा कि इनटू भराएगा कि अमांग भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा? ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो फ्रूट्स वेयर, वर यहाँ पे लगा है, आप जानते हो कि ये प्लूरल के लिए लगता है। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो फल हैं बांटे गए, डॉट डॉट दोज 5 बॉयज, उन 5 बच्चों में एक तरह से। ठीक, तो 5 बच्चों में बांटे गए, तो देखो यहाँ पे अमोंग यूज होगा। ठीक, यहाँ मतलब दो चीज मतलब कोई चीज़ है उसको मतलब 2 लोगों में बांटी जाती है तो उस वहाँ बिटवीन यूज होता है, और 2 से ज़्यादा लोगों में बांटी जाती है तो वहाँ अमांग यूज होता है। तो यहाँ 2 से ज़्यादा लोगों में बांटी जा रही है तो यहाँ अमांग यूज होगा। वही यहाँ पे मतलब 2 बच्चों को कहता है तो वहाँ पे आपका बिटवीन यूज हो जाता है, सिंपल। ठीक, ये बिटवीन और अमांग का एक तरह से कंडीशन है। तो आशा करता हूँ ये आपका 8वां क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग आगे ये प्रश्न संख्या 9 और 10 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 और 10 क्या रहेगा? इसमें आपका प्रोज से, ठीक है, यहाँ पे एक पैसेज दिया रहेगा आपके प्रोज के किसी भी चैप्टर से, हो सकता है अ लेटर टू गॉड हो या फिर अन्य कोई भी चैप्टर हो सकता है। उनसे रिलेटेड यहाँ पे मतलब एक पैसेज दे देगा और 2 यहाँ पे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव दे देगा, यानी इसको पढ़कर आपको इसको उत्तर देना है। तो पहले से आप पैसेज पढ़े हो ना, तो आप मतलब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हो। जैसे देखो ये प्रश्न क्या है? अलॉन्ग विथ द रेन्स। ओके, मतलब अलॉन्ग विथ द रेन्स मतलब वही वर्षा के साथ डॉट डॉट बिगिन टू फॉल, मतलब बिगिन टू फॉल यानी गिरना प्रारंभ हो गया क्या? स्टोन्स, हेल स्टोन्स, सिल्वर कॉइन्स, पियर्स। ओके, मतलब हेल स्टोन्स मतलब वही पत्थर, भाई हेल स्टोन्स गिरना प्रारंभ हो गए। ठीक है, ये लेंचो वाले चैप्टर से हो गया। ठीक है, तो यहाँ हेल स्टोन भरा जाएगा। अब देखो द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, भाई कॉर्नफील्ड यानी खेत के मैदान किससे बिलोंग करते थे भाई? हिज मतलब पोस्टमैन, इज पोस्टमैन, द पोस्टमास्टर, द स्मॉल बॉयज या लेंचो? तो भाई लेंचो से, सिंपल। तो देखो हमने ये पढ़ा भी नहीं, ये पैसेज हमने पढ़ा भी नहीं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। क्यों? क्योंकि हम ये पहले से मैं पढ़ चुका हूँ ये चैप्टर, आप भी पढ़ लिए होगे, तो आसानी से इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह डायरेक्ट मतलब आप उत्तर दे दो। और उसके अलावा देखो 9-10 तो ये पैसेज बेस रहेगा, मतलब यहाँ पैसेज दिया रहेगा प्रोज के किसी भी चैप्टर से और रिलेटेड उससे रिलेटेड 2 MCQ रहेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक आपका मतलब डायरेक्ट MCQ रहेगा, डायरेक्ट आपके प्रोज से ही रहेगा ये भी, मतलब लेकिन यहाँ पैसेज नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट देखो जैसे नेल्सन मंडेला से ये पूछ दिया। ठीक है, ये महासीर इज लार्ज, ओके, मतलब ये कुर्ग वाले शायद चैप्टर से आपका पूछ दिया। तो मतलब सिंपल यही है, मतलब यहाँ 2 और ये 3 यानी 5 आपका MCQ याद रखना प्रोज से आपका पूछेगा। प्रोज वाले मतलब जितने भी चैप्टर हैं उनसे 5 MCQ पूछा जाएगा, 20 में से 5 यहाँ पे पूछा जाएगा, याद रखना। ठीक, तो चलो यहाँ पे थोड़ा अगर हम पढ़ना चाहें तो देखो बट सडनली, लेकिन अचानक और स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, मतलब एक विशाल हवा, ठीक है, या मजबूत हवा बहना प्रारंभ हो गई। एंड along with her rains very large hailstone began to fall। देखो यहाँ पे आंसर भी मिल गया। ठीक, तो ये पढ़ोगे तो इन दोनों का आंसर भी मिल जाएगा, बाकी आप पहले से पढ़ो तो आसानी से आंसर भी दे सकते हो। बाकी चलो हम लोग आगे ये प्रश्न जो है 11-12 इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये डायरेक्ट MCQ होंगे आपके प्रोज से। ठीक है, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डॉट डॉट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, मतलब क्या बने? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या डिफेंस मिनिस्टर? सही ऑप्शन हो जाएगा भाई प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद 12वां प्रश्न क्या है कि महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ डॉट डॉट रिवर। किस रिवर में पाई जाती है भाई? ठीक है, तो यह आप प्रोज में कुर्ग वाला चैप्टर है उसमें पढ़ोगे ये, मतलब इसके बारे में डिटेल में। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आपका
मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा, कावेरी। ठीक है, कावेरी रिवर, यहाँ पे कावेरी आपका भरा जाएगा। महासीर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जो कावेरी रिवर में पाई जाती है, सिंपल। ठीक, चलो भाई, तो ये 12 नंबर प्रश्न हो गया। इधर हम लोग आ जाते हैं और प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखो, ये क्या है कि द बस फेयर, ओके, फेयर मीन्स एक तरह से भाड़ा। ठीक है, द बस फेयर फ्रॉम बालीज विलेज टू द टाउन, ओके, मतलब वाली के विलेज से टाउन तक का जो फेयर था यानी भाड़ा था बस का, वो वाज डाट डाट पैसे वन वे, मतलब एक तरफ से कितना था यहाँ पे भरना है। 30 था, 40 था, 50 था, 20 था। तो भाई सही ऑप्शन 30 पैसे था एक तरफ से, उसके विलेज से और टाउन का जो भाड़ा था यानी फेयर था वो 30 रुपये नहीं, 30 पैसे था। ठीक, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13 के बाद 14 और 15 पे। अब देखो यहाँ पे 14 और 15 जो प्रश्न संख्या होगा यानी 14 और 15 वाला जो एमसीक्यू होगा वो आपका यहाँ पे एक पैसेज दिया रहेगा और ये पैसेज आपका पोएट्री से होगा। ठीक है, पोएट्री के किसी भी चैप्टर से ये पैसेज हो सकता है, 4 लाइन या 8 लाइन यहाँ पे दे दे और इससे रिलेटेड 2 यहाँ पे एमसीक्यू पूछ दे। तो सिंपल, ये इसको भी अगर मतलब आप अपने पोएट्री के सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़े हो तो यहाँ इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब कुछ कहते हैं कि जो संसार है यानी ये फायर एंड आइस वाले चैप्टर से है। ठीक, चलो, तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब कुछ वही कहते हैं, इसका मतलब है कुछ कहते हैं कि जो वर्ल्ड का अंत होगा वो फायर से होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग मतलब आइस यानी बर्फ से कहते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब जब हमने डिजायर यानी इच्छा को मतलब टेस्ट किया। आई होल्ड मीन्स मतलब एक तरह से यहाँ सपोर्ट से मतलब है कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मतलब कभी कह रहे हैं कि मतलब मैं यहाँ पे सपोर्ट उनको करता हूँ जो फायर के मतलब फेवर में है। मतलब यहाँ जो यहाँ एक तरह से जो कवि हैं वो फायर के सपोर्ट में है कि फायर से वर्ल्ड का अंत होगा। लेकिन इसके आगे के 4 लाइन्स में आप अपने बुक में पढ़े भी होंगे, आगे के 4 लाइन में मतलब 4 लाइन में वो ये भी मतलब इच्छा अपनी जता देते हैं कि आइस से, बर्फ से भी मतलब एक तरह से अंत हो सकता है। यहाँ फायर और आइस का मतलब रेफरेंस कुछ और है, आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ जो कवि है वो फायर के सपोर्ट में है कि इससे एंड हो जाएगा वर्ल्ड। तो चलो अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि हु इज़ द स्पीकर इन दी अबव लाइन्स, इस लाइन्स का स्पीकर कौन है। लीडर ये नेता है, टीचर है, द पोएट है या बॉय है, तो पोएट है भाई। ठीक, उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि इन द स्पीकर्स ओपिनियन, मतलब जो स्पीकर का ओपिनियन है, द वर्ल्ड इन ओके, द वर्ल्ड विल एंड इन और डॉट डॉट, यहाँ क्या भराएगा। आइस से वर्ल्ड एंड होगा, फायर से होगा, बोथ आइस एंड फायर, या नाइदर आइस नॉर फायर, यानी न तो आइस से और न ही आग से, यानी न ही बर्फ से और न ही आग से। तो देखो यहाँ बहुत सारे लोग ये सी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सी वाले ऑप्शन को मतलब चूज करेंगे, लेकिन यहाँ सी वाला सही तो है लेकिन ये मतलब पैसेज के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि हमें इस पैसेज के अनुसार ही आंसर देना है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर के अनुसार सही है, पैसेज के अनुसार यहाँ पे मतलब केवल फायर सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें स्पीकर के ओपिनियन के अनुसार यहाँ पे बताना है कि वर्ल्ड किस प्रकार मतलब किससे एंड हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्पीकर जो स्टैंड है यानी खड़े हैं वो फायर के साथ खड़े हैं, आग के साथ खड़े हैं, इसलिए यहाँ पे केवल हम आग पे टिक लगाएंगे, क्योंकि इस पैसेज इतने को ही पढ़कर हमें उत्तर देना है, न कि पूरा जो चैप्टर है उसके आधार पे यहाँ उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब यहाँ पे समझ जाओ, यही है थोड़ा पैसेज का मतलब, आपसे यहाँ गलती करवाया जा सकता है। ठीक, चलो, तो इस बात को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चलो यहाँ हम लोग प्रश्न संख्या 15 के बाद 16 नंबर पर चलते हैं। 16 से देखो, अब 16 से 20 तक के जो प्रश्न होंगे वो आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है, आपकी बुक जानते हो कि 3 पार्ट में बटी हुई है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर, जिसको आप फुटप्रिंट विदाउट फीड भी बोल सकते हो, जिसमें आपका द थीफ स्टोरी वाला चैप्टर है। ठीक, तो उन सारे चैप्टर से यानी सप्लीमेंट्री रीडर वाले चैप्टर से 16 से 20 तक यानी 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ 5 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, तो चलो इन 5 एमसीक्यू को कर लेते हैं हम लोग। पहला ही आप प्रश्न देख सकते हो कि हरी सिंह डिड नॉट नो, मतलब हरी सिंह नहीं जानता है हाउ टू कुक, कि मतलब कैसे कुक किया जाए, बट टोल्ड, लेकिन कहता है डैट कि ही कुड कुक, कि वह मतलब भोजन बना सकता है, बिकॉज क्योंकि, वो क्यों ऐसा कहता है,
भाई क्योंकि अब देखो बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अब चार ठे ऑप्शन है। ही वांटेड वर्क एंड फूड, ही वांटेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर अ नाइट, तो ये तो है नहीं। ही वांटेड टू ट्रेन अनिल एज अ कुक, ऐसा कुछ नहीं है। ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, ऐसा भी कुछ नहीं है। शुरू में उसका केवल इंटेंशन था कि मतलब कैसे भी मैं उसके घर चला जाऊं और मतलब कुछ दिन वहाँ पे रहूं और चोरी करूं, ठीक है। तो ही वांटेड वर्क एंड फूड, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वो केवल उसके घर रहना चाहता था और भोजन बनाना मतलब भोजन, क्योंकि उसको कार्य मिला था भोजन बनाने को, तो भोजन बनाना था उसको। लेकिन उसका इंटेंशन ये था कि ऐसे रहकर उसके साथ और मैं मतलब कुछ चुरा कर ये यहाँ से भाग जाऊंगा, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो 17 नंबर प्रश्न है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, ओके, ये द ट्रैम्पस ऑफ सर्जरी मिसेस पंपरे वाले चैप्टर से है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, मतलब जो डॉग था उसके ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर क्या करते थे, ऑपरेट्स द डॉग या गिव द डॉग मैनी थिंग्स सो इट, नहीं ऐसा तो नहीं है खाने के लिए। केप केप्ट एन आई ऑन द डॉग, ओके, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, ओके, ये सही हो जाएगा। जब बोले गए थे तो उसको मतलब एक तरह से भोजन कुछ दिनों तक नहीं दिए और बहुत कम मात्रा में उसको वाटर देते थे, ठीक है। ये मिसेस पंफ्रे जो मालकिन थी ट्रिकी यानी डॉग की, ठीक है। डी ट्राइम्पस ऑफ सर्जरी आप चैप्टर पढ़ोगे, सप्लीमेंट्री रीडर में है, तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका चैप्टर। और गिव द डॉग ऑफ अ लॉट ऑफ फूड, नहीं ऐसा भी नहीं है। अब चलो, ये प्रश्न संख्या 17 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। यह क्या है कि ए ब्राइट मदर गिफ्टेड हिम अ बुक, ओके, उसका टाइटल क्या था कि द ट्रेवल ऑफ, नहीं, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, ओके। ये मेकिंग साइंटिस्ट, द मेकिंग साइंटिस्ट आपका चैप्टर है, उसी में का है, ठीक है। तो इब्राहिम की मदर ने उससे कौन सी बुक गिफ्ट की एक तरह से, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला, ठीक। चलो, उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। और ये आपका चैप्टर मटिल्डा, ओके, मतलब ये दी नेकलेस वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चन। अब चलो इसको देख लेते हैं, इसका मतलब क्या आंसर होने वाला है। पहला है ऑप्शन कि मटिल्डा बोरोड, देखो बोरो मीन्स उधार लेना और बोरोड मीन्स उधार ली थी, एक तरह से पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, देखो यहीं पे गलत हो जाएगा। रियल डायमंड मतलब अपनी, भाई बोरोड यानी किससे उधार ली थी, अपने मतलब उसकी जो दोस्त थी उससे उधार ली थी, लेकिन वो रियल डायमंड का नहीं था, ठीक है। तो यहीं पे ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्लियर। अब देखो मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस, होता क्या है इसमें, थोड़ा सा मैं कहानी बता देता हूँ कि मटिल्डा को क्या होता है ना कि एक पार्टी में जाना होता है, तो उस पार्टी में जाने के लिए उसके पास मतलब अच्छे गहने नहीं होते हैं, अच्छे नेकलेस नहीं होते हैं, तो अपनी दोस्त से एक नेकलेस उधार लाती है, ठीक है, और उसको पहनकर चली जाती है, ठीक है। और वो पार्टी में जाती है तो उसके नेकलेस को सब लोग मतलब देखकर काफ़ी उसकी प्रशंसा करते हैं, काफ़ी मतलब उसकी मतलब खूब प्रशंसा करते हैं, और अंत में आते समय उसका नेकलेस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, गुम हो जाता है, ठीक है। तो अब भाई गुम हो जाता है तो कैसे मतलब अपनी दोस्त को, मतलब मटिल्डा अपने दोस्त को नेकलेस देगी। तो भाई अंत में इधर उधर खोजते हैं उसके पति और मटिल्डा, तो नहीं मिलता है। तो अंत में कैसे भी पैसे जुटाकर इधर उधर से मतलब क्या करते हैं कि एक वैसे ही सेम टाइप का नेकलेस मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है, और फिर जाकर उसको वापस करते हैं, ठीक है। हाँ, किसको, जो मटिल्डा की दोस्त थी उसको, क्लियर। और फिर ये कहानी चलती जाती है, चलती जाती है, और लगभग 9-10 सालों बाद मटिल्डा जब अपने दोस्त से मिलती है जिसका उसने नेकलेस लिया था, ठीक है, तो तब पता चलता है कि वो जो नेकलेस था, ठीक है, वो असली नहीं था, बल्कि मतलब आर्टिफिशियल था, मतलब एक तरह से मतलब नॉर्मल बनाया हुआ था, ठीक है, और बहुत कम पैसे का था। तब मटिल्डा को मतलब जो भी मतलब एक तरह से ये काफ़ी रौबदार औरत होती है, तो इसको मतलब बहुत दुख होता है अंत में जाकर, ठीक है। तो और ये जो होती है उसकी दोस्त ना, वो भी उसको मतलब नॉर्मल ही समझकर, भाई वो तो नॉर्मल ही इसको दी थी और सेम ये उसने वैसा ही बनवाकर उसको दे दिया था।
तो नॉर्मली समझ कर उसको उसने सेल कर दिया था किसी को। तो मतलब लाभ तो किसी को भी नहीं हुआ, एक तरह से हानि ही हुई मटिल्डा को, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि मतलब उसने जो नेकलेस लाया था, मटिल्डा अपनी मतलब फ्रेंड से लाई थी, वो एक तरह से उसने असली समझ कर लाया था, लेकिन वो नकली था, ठीक है। और जब गुम हो गया तो उसने असली नेकलेस खरीद कर उसको दिया, ठीक। तो यहाँ पहला बोल रहा है कि मटिल्डा बारोड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, मतलब मटिल्डा जो उधार लाई थी अ नेकलेस, मतलब वही नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। तो नहीं, रियल डायमंड का नहीं, गलत है। अब देखो बी वाला है कि मटिल्डा बारोड मतलब वही उधार लाई अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, यहाँ पे गलत, ये भी गलत। एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, नहीं, रियल डायमंड का लाई और रियल डायमंड का वापस की, नहीं, ठीक। यहाँ पे मटिल्डा बारोड मतलब उधार लाई रियल डायमंड का और रिटर्न की आर्टिफिशियल डायमंड का, ऐसा भी नहीं है, ठीक। अब देखो मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस मतलब वही उधार लाई ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, ओके, आर्टिफिशियल डायमंड एंड रिटर्न नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल लाई और आर्टिफिशियल रिटर्न की, नहीं, आर्टिफिशियल लाई थी लेकिन उसने असली रिटर्न किया था, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब देखो मटिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, ओके, आर्टिफिशियल डायमंड का उसने नेकलेस उधार लाया था एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, और रियल डायमंड का उसने नेकलेस वापस किया, तो बिल्कुल ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलो, तो ये 19 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी दी नेकलेस वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आप पढ़ लेना, ठीक। अब चलो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि नंबरदर, देखो यहाँ नंबरदन रामलाल, ये जो मतलब नंबरदन यूज किया गया है यहाँ पे शब्द, ठीक है। ये मतलब एक तरह से ये भोली वाला एक चैप्टर है उसमें का है। तो ये टैक्स कलेक्टर एक होते हैं जो भोली के मतलब भोली के पिता होता है, जिनका नाम रामलाल होता है, ठीक है। तो जैसे नहीं बोल देते हैं, जैसे कोई टीचर होता है तो उसको मास्टर मास्टर ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार इनको नंबरदन मतलब ऐसे मतलब नाम दिया गया है, ठीक। तो नंबरदन मीन्स यहाँ पे टैक्स कलेक्टर से मतलब है, मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो नंबरदन रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, मतलब उनके पास 7 चिल्ड्रेन थे, जिसमें से अब यहाँ पे दिया है कि 2 सन्स एंड 5 डाटर्स, या 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, या 5 सन्स एंड 2 डाटर्स, या 4 सन एंड 3 डाटर्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये 3 सन्स एंड 4 डाटर्स। 7 में से 3 आपके मतलब उनके पास सन्स थे यानी पुत्र थे, और 4 डाटर्स थी, ठीक है, यानी पुत्रियाँ थी। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो इस प्रकार हमने 20 एमसीक्यू जो था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब बाकी आगे के ये प्रश्न बचते हैं पार्ट बी में, ये आपके सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, तो इसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और इसी प्रकार मैंने इससे पहले इंग्लिश का एक और मॉडल पेपर सॉल्व किया था, और साथ ही आपका सोशल साइंस का भी सॉल्व किया था, और हिंदी का भी सॉल्व किया था, साथ में मैथ का भी सॉल्व किया था। तो उन सब का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या सबसे अच्छा आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे सारा का सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा। और बाकी आप हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको फर्स्ट ही लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।